नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने इस रहस्यमय यात्रा में देखा कि कैसे आरव को कवच और कुंडल के दो प्राचीन अंश प्राप्त हुए, कैसे समुद्र के भीतर छिपा मंदिर जागृत हुआ, कैसे समय की परतें खुली और आरव अतीत में जाकर एक निर्णय को बदलने की कोशिश करता है, कैसे अग्निवलय का नेता भी समय को मोड़ने की शक्ति सीख चुका है, और सबसे चौंकाने वाला कैसे एक तीसरा पात्र अचानक सामने आता है जिसके भीतर संतुलन, अग्नि और स्वर्णिम ऊर्जा तीनों की झलक दिखाई देती है। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां युद्ध केवल शक्ति का नहीं, समय और भाग्य का हो चुका है। इस भाग में आप देखेंगे, क्या वो तीसरा युवक ही अंतिम अंश का सच्चा धारक है? क्या अब शक्ति का त्रिकोण बनेगा या विनाश का चक्र? क्या आरव संतुलन बचा पाएगा जब तीनों दिशाओं में ऊर्जा बट चुकी है? कहानी अब और गहरी और रहस्यमयी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी ही रोमांचक और पौराणिक रहस्य कथाएं पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, असली अंतिम अंश किसके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला अध्याय। समुद्र की लहरें शांत हो चुकी थीं, पर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति ने अभी-अभी कोई निर्णय स्वीकार तो कर लिया हो, पर उसका परिणाम सुनाने से पहले स्वयं भी ठहर गई हो। और आरव जब सीढ़ियों से नीचे उतरकर रेत पर पहुंचा तो उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि उसके भीतर समाये दो अंश अब स्थिर नहीं, बल्कि सक्रिय संवाद में हैं, मानो वे किसी तीसरी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हों जो अभी प्रकट नहीं हुई। साधु ने उसकी आंखों में झांककर पूछा कि भीतर क्या हुआ, पर आरव कुछ क्षण मौन रहा, क्योंकि वो शब्दों में वो अनुभव बांध नहीं पा रहा था। और तभी उसकी हथेली तथा वक्ष के मध्य एक हल्की सी रेखा चमकी, जैसे दो ऊर्जा स्रोत एक अदृश्य सूत्र से जुड़ गए हों। और उसी क्षण आकाश में सूर्य फिर से कुछ पल के लिए धुंधला पड़ गया। अग्निवलय का नेता दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था, और उसकी दृष्टि में अब उतावला पर नहीं बल्कि गहरी गणना थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अंतिम अंश केवल स्थान पर नहीं छिपा, बल्कि समय की परतों में संरक्षित है। और यदि समय को मोड़ा जा सके तो शक्ति अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि बिना संतुलन के पूर्ण हो जाएगी। रात होते ही समुद्र तट पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, क्योंकि जहां आरव चलता वहां रेत पर उसके पदचिन्ह कुछ क्षण के लिए चमक उठते और फिर उल्टी दिशा में मुड़ जाते, मानो समय पीछे की ओर बहने लगा हो। और उसने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी वर्तमान चेतना को अतीत की किसी स्मृति से जोड़ दिया है। अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हुई और वो स्वयं को एक अलग युग में खड़ा पाया। चारों ओर रणभूमि की गंध थी, धूल और रक्त की धुंधली परत हवा में तैर रही थी, और दूर क्षितिज पर सूर्य उसी प्रकार झिलमिला रहा था जैसा महायुद्ध के वर्णनों में कहा जाता है। और उसी क्षण उसके भीतर समाये कुंडल अंश ने तीव्र प्रकाश छोड़ा, मानो उसने अपने मूल समय को पहचान लिया हो। उसने देखा कि एक योद्धा स्वर्णिम आभा से घिरा रणभूमि के मध्य खड़ा है, और उसकी देह पर वही दिव्य कवच छिलमिला रहा है जिसकी कथा युगों से कही जाती रही है। पर यह दृश्य केवल इतिहास नहीं था, ये किसी जीवित स्मृति का पुनर्जागरण था। और आरव ने समझ लिया कि अंतिम अंश उस क्षण में छिपा है जब त्याग ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। उसी समय एक गहरी गंभीर आवाज गूंजी। न वो चौथी आकृति थी, न साधु और न अग्निवलय का नेता, बल्कि मानो स्वयं समय बोल रहा हो। और उसने कहा कि अंतिम अंश उस निर्णय में सुरक्षित है जहां शक्ति स्वेच्छा से त्यागी गई थी, क्योंकि जो त्याग में निहित है वही पूर्णता का आधार है। अचानक दृश्य कांप उठा और रणभूमि पर खड़ा वो स्वर्णिम योद्धा क्षण भर के लिए आरव की ओर देखने लगा, मानो दो युगों के बीच कोई अदृश्य सेतु बन गया हो। और उसी क्षण अग्निवलय का नेता वर्तमान में अपने उपकरण के माध्यम से उसी ऊर्जा तरंग को पकड़ने में सफल हो गया, क्योंकि उसने समय की इस दरार को भांप लिया था। उसने आदेश दिया कि उपकरण को अधिकतम स्तर पर सक्रिय किया जाए, क्योंकि यदि वो उस ऐतिहासिक क्षण की ऊर्जा को पकड़ ले तो अंतिम अंश को वर्तमान में खींचा जा सकता है, भले ही संतुलन टूट जाए। और उसके साथियों ने संकोच व्यक्त किया, पर उसकी आंखों में ऐसी जिद थी जो विनाश से नहीं डरती। आरव ने महसूस किया कि समय की परतें टूट रही हैं, और यदि ये दरार बढ़ी तो अतीत और वर्तमान का संतुलन बिखर सकता है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और भीतर समाये दोनों अंशों को एक साथ केंद्रित किया। पर इस बार ऊर्जा बाहर नहीं फैली, बल्कि भीतर सिमट गई, जैसे वो स्वयं को किसी विस्फोट से बचाने का प्रयास कर रहा हो।
रणभूमि का दृश्य तीव्र होता गया और स्वर्णिम कवच से एक सूक्ष्म चमक अलग होकर हवा में ठहर गई, मानो वही अंतिम अंश हो। पर जैसे ही अग्निवलय का उपकरण उसे खींचने लगा, आकाश में एक प्रचंड गर्जना हुई और समय का चक्र अचानक टूटने की कगार पर पहुंच गया। चौथी आकृति फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसका स्वर कठोर था, क्योंकि उसने चेतावनी दी कि यदि अतीत से अंतिम अंश को बलपूर्वक निकाला गया तो त्याग का अर्थ मिट जाएगा और शक्ति केवल शेष आवरण रह जाएगी। पर अग्निवलय का नेता नहीं रुका। आरव ने अंतिम प्रयास करते हुए अपने भीतर के दोनों अंशों को त्याग के उस ऐतिहासिक क्षण से जोड़ा और उसने ऊंचे स्वर में कहा कि यदि अंतिम अंश त्याग में सुरक्षित है तो उसे बल से नहीं बल्कि समझ से ही पाड़ा जा सकता है। और उसी क्षण रणभूमि का दृश्य स्थिर हो गया, जैसे समय स्वयं सुनने लगा हो। स्वर्णिम योद्धा ने अपने कवच को स्वयं से अलग करते हुए जो निर्णय लिया था वही प्रकाश बनकर वर्तमान में उतर आया, पर वो किसी वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक चेतना के रूप में प्रकट हुआ। और वो चेतना सीधे आरव के भीतर समा गई, पर पूर्ण शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक व्रत के रूप में, कि अंतिम अंश केवल उस क्षण पूर्ण होगा जब वही त्याग वर्तमान में दोहराया जाएगा। अग्निवलय का उपकरण अचानक जल उठा और निष्क्रिय हो गया, क्योंकि उसने वस्तु की खोज की थी पर उसे सिद्धांत मिला। और नेता क्रोध से कांप उठा, क्योंकि उसने समझ लिया कि अंतिम अंश चुराया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। समुद्र के ऊपर का आकाश सामान्य होने लगा, पर आरव के भीतर एक नई गंभीरता उतर आई, क्योंकि अब वो जान चुका था कि अंतिम अंश कोई धातु या प्रकाश नहीं बल्कि एक निर्णय है जो सही समय पर लेना होगा, और वही निर्णय उसे पूर्ण या अपूर्ण बनाएगा। अग्निवलय का नेता पीछे हटते हुए बोला कि यदि त्याग ही कुंजी है तो वो ऐसा क्षण रचेगा जहां आरव को मजबूरन निर्णय लेना पड़े, और उस दिन संतुलन स्वयं कांप उठेगा। साधु ने धीमे स्वर में कहा कि अब यात्रा स्थानों की नहीं परिस्थितियों की है, क्योंकि अंतिम अंश किसी गुफा, मंदिर या रणभूमि में नहीं बल्कि आने वाले समय की परीक्षा में छिपा है। क्या अग्निवलय ऐसा जाल बिछाएगा जहां आरव को असंभव चुनाव करना पड़े? क्या अंतिम त्याग वर्तमान में दोहराया जाएगा? और यदि वो क्षण आया तो क्या इतिहास फिर से बदल जाएगा? समुद्र शांत था, आकाश स्वच्छ था, पर समय का चक्र अब पहले जैसा अखंड नहीं रहा। कहीं ना कहीं एक दरार बन चुकी थी, और अगला निर्णय उस दरार को या तो भर देगा या सदा के लिए तोड़ देगा। समुद्र के ऊपर फैली धुंध अचानक एक वृत्त में सिमटने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने समय की चादर को पकड़कर मोड़ दिया हो। और आरव ने पहली बार महसूस किया कि हवा का प्रवाह सामान्य नहीं है बल्कि उल्टी दिशा में बह रहा है, जैसे अतीत वर्तमान को निगलने के लिए लौट रहा हो। उसके वक्ष में समाया कवचखंड हल्की हल्की धड़कन देने लगा, और कुंडल अंश की स्वर्णिम शीतलता उस धड़कन को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। पर दोनों के बीच अब एक तीसरी तरंग भी उठ रही थी, जो कहीं दूर से उसे पुकार रही थी, जैसे अंतिम अंश उसकी चेतना को छूने का प्रयास कर रहा हो। चौथी आकृति फिर से प्रकट नहीं हुई, पर उसकी कही बात कि अंतिम अंश स्थान में नहीं समय में छिपा है, अब आरव के चारों ओर गूंज की तरह घूम रही थी। और हर गूंज के साथ आकाश कुछ क्षण के लिए धुंधला पड़ जाता, जैसे किसी ने वर्तमान की परत को हल्का सा हटाया हो। उसी समय धरती उसके पैरों के नीचे हल्की कांपी, और मंदिर के पीछे की चट्टानों में एक दरार उभर आई, जो धीरे धीरे फैलकर एक अर्धवृत्ताकार द्वार का आकार लेने लगी। पर वो पत्थर का द्वार नहीं था, बल्कि पारदर्शी तरंगों का बना हुआ एक द्वार था, जिसके भीतर दृश्य बदलते जा रहे थे, कभी युद्ध भूमि, कभी शांत वन, कभी एक प्राचीन नगर। आरव ने आगे बढ़कर उस तरंग द्वार को छूना चाहा, पर जैसे ही उसकी उंगलियां निकट पहुंची, एक झटका सा लगा और उसके सामने उसका अपना ही एक रूप खड़ा हो गया। पर वो वर्तमान का आरव नहीं था, वो अधिक परिपक्व, अधिक गंभीर, और उसकी आंखों में एक अनकहा बोझ था। उस रूप ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी हथेली आगे बढ़ाई, और उसमें वही अंतिम अंश चमक रहा था। पर वो स्थिर नहीं था, वो हर क्षण आकार बदल रहा था, कभी कवच का टुकड़ा, कभी कुंडल का वलय, और कभी एक दर्पण जिसमें देखने वाला अपना सबसे बड़ा भय देख सकता था। आरव समझ गया कि ये समय का भ्रम नहीं बल्कि समय की परीक्षा है, और यदि उसने इस द्वार में प्रवेश किया तो वो केवल किसी स्थान पर नहीं बल्कि किसी कालखंड में जाएगा, जहां हर निर्णय उसकी वर्तमान चेतना को प्रभावित करेगा। दूर क्षितिज पर अग्निवलय का नेता अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था, और उसके पीछे उसकी टोली एक विचित्र यंत्र सक्रिय कर रही थी, एक गोलाकार चक्र जिसके केंद्र में अग्नि घूम रही थी और जिसके चारों ओर मंत्र चिन्ह उभर रहे थे, मानो वे भी समय की धारा को भेदने की तैयारी में हो। आरव ने पीछे मुड़कर समुद्र की ओर देखा, और उसे लगा जैसे जल की सतह पर असंख्य प्रतिबिंब तैर रहे हैं,
हर प्रतिबिंब में उसका अलग भविष्य, अलग निर्णय, अलग परिणाम, और हर परिणाम में एक समान प्रश्न, क्या वो संतुलन बचा पाएगा यदि उसे अपने ही अतीत को बदलना पड़े? तरंग द्वार अब स्थिर हो चुका था और उसके भीतर का दृश्य स्पष्ट होने लगा। एक प्राचीन गुरुकुल, जहां एक बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो कभी अग्निवलय के नेता की आंखों में दिखती है। पर उस ज्वाला में अभी तक क्रोध नहीं था, केवल आकांक्षा थी। आरव का हृदय धड़क उठा, क्योंकि उसे आभास हुआ कि यह दृश्य संयोग नहीं है और संभव है कि अग्निवलय का नेता कभी ऐसा ही बालक रहा हो जिसे समय ने कठोर बना दिया। और यदि अंतिम अंश उसी कालखंड में छिपा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उसे उस बालक के निर्णय को प्रभावित करना होगा? उसी क्षण अग्निवलय का यंत्र चमका और आकाश में एक लाल रेखा खिंच गई, जो सीधे तरंग द्वार की ओर बढ़ रही थी, जैसे वे भी उसी कालखंड में प्रवेश करना चाहते हों। पर उनके इरादे संतुलन के नहीं, नियंत्रण के थे। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी दोनों ऊर्जा स्रोतों को शांत करने का प्रयास किया, क्योंकि यदि वो भय या जल्दबाजी में कदम रखेगा तो समय उसे अस्वीकार कर देगा। और उसने मन ही मन कहा कि यदि ये यात्रा आवश्यक है तो वो केवल सत्य जानने और संतुलन बनाए रखने के लिए ही आगे बढ़ेगा। जैसे ही उसने द्वार में कदम रखा, उसके चारों ओर का दृश्य धुंधला पड़ गया और उसे लगा जैसे वो गिर नहीं रहा बल्कि तैर रहा है। पर यह तैरना भी सामान्य नहीं था, ये स्मृतियों के बीच तैरना था, जहां हर स्मृति एक परत बनकर उसे छू रही थी। अचानक सब स्थिर हो गया और वो उसी गुरुकुल के आंगन में खड़ा था, जहां बालक अपने धनुष को साध रहा था और गुरु उसे संयम का पाठ पढ़ा रहे थे, ये कहते हुए कि शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं बल्कि मर्यादा है। आरव ने देखा कि बालक की दृष्टि में एक क्षण के लिए असंतोष छलका, जैसे वो शक्ति को सीमाओं में बंधा हुआ नहीं देखना चाहता। और उसी क्षण उसे समझ आया कि यदि यही असंतोष भविष्य में अग्निवलय का बीज बना, तो क्या वो यहाँ हस्तक्षेप करके उस बीज को बदल सकता है? पर तभी उसके वक्ष में कवच खंड ने तीव्र कंपन किया और कुंडल अंश की स्वर्णिमा ने मानो चेतावनी दी कि समय के प्रवाह को छेड़ना स्वयं संतुलन को अस्थिर कर सकता है, क्योंकि हर परिवर्तन के पीछे अनगिनत अनदेखे परिणाम छिपे होते हैं। उसी समय आकाश में लाल रेखा फटी और अग्निवलय का नेता भी उसी आंगन में प्रकट हो गया। पर यहाँ वो भविष्य का नेता नहीं बल्कि छाया के रूप में था, जो अपने ही अतीत को प्रभावित करने आया था, ताकि वो क्रोध और नियंत्रण की राह पर और दृढ़ता से बढ़े। आरव और वो छाया आमने सामने थे, पर बालक और गुरु उन्हें देख नहीं सकते थे, क्योंकि ये युद्ध प्रत्यक्ष नहीं, चेतना के स्तर पर था। और यदि कोई भी एक क्षण के लिए असावधान हुआ तो समय की परत फट सकती थी। नेता की छाया ने धीमे स्वर में कहा कि यदि बालक को यह विश्वास दिला दिया जाए कि शक्ति केवल नियंत्रण से मिलती है, तो भविष्य में उसका संगठन अजेय होगा और अंतिम अंश स्वतः उनके पास आएगा। आरव ने उत्तर दिया कि यदि बालक को यह सिखा दिया जाए कि शक्ति और संतुलन साथ चल सकते हैं, तो भविष्य में युद्ध टल सकता है और संभव है कि अंतिम अंश कभी हथियार न बने बल्कि संरक्षण का माध्यम बने। पर प्रश्न ये था कि कौन सा शब्द, कौन सी घटना, कौन सा सूक्ष्म संकेत बालक के मन में स्थायी छाप छोड़ेगा। गुरु ने उसी क्षण बालक को एक प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें ऐसा अवसर मिले जहां तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को छल से हरा सकते हो, तो क्या तुम ऐसा करोगे? और बालक की आंखों में एक क्षण के लिए दुविधा चमकी। आरव समझ गया कि यही वो क्षण है, यही वो सूक्ष्म बिंदु जहां भविष्य की दिशा बदल सकती है। और उसने अपनी चेतना को केंद्रित कर एक शांत तरंग बालक के मन की ओर भेजी, एक तरंग जिसमें त्याग, संयम और संतुलन की अनुभूति थी। पर उसी समय अग्निवलय की छाया ने एक तीखी लाल तरंग भेजी, जिसमें महत्वाकांक्षा, असुरक्षा और नियंत्रण की चाह थी। और दोनों तरंगे बालक की चेतना में टकरा गईं। बालक की आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर भाव तेजी से बदलने लगे, कभी कठोरता, कभी शांति, कभी क्रोध, कभी करुणा। और समय जैसे उस एक निर्णय की प्रतीक्षा में ठहर गया। यदि बालक ने छल चुना तो भविष्य में अग्निवलय और शक्तिशाली होगा। यदि उसने मर्यादा चुनी तो संभव है कि युद्ध की जड़ ही सूख जाए। पर यदि उसने कोई तीसरा मार्ग चुना तो समय की धारा अनजानी दिशा में मुड़ सकती है। और उसी क्षण बालक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने धनुष नीचे रखा और गुरु से कहा कि विजय यदि छल से मिले तो वो विजय नहीं, भय है। पर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक अभी भी थी, मानो उसने संतुलन चुना हो पर महत्वाकांक्षा को पूरी तरह छोड़ा ना हो। आरव ने राहत की सांस ली, पर अग्निवलय की छाया मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसने समझ लिया कि बीज पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, केवल उसकी दिशा बदली है। और भविष्य में
वो बीज किसी अन्य परिस्थिति में फिर अंकुरित हो सकता है। तरंग द्वार फिर से चमकने लगा, संकेत देते हुए कि ये कालखंड अब स्थिर हो चुका है और आरव को वापस लौटना होगा। पर उसके मन में एक नया प्रश्न उठ चुका था। क्या अंतिम अंश इसी निर्णय के परिणाम स्वरूप भविष्य में किसी नए रूप में प्रकट होगा? और जब वो वर्तमान में लौटा तो समुद्र की लहरें पहले से भिन्न लय में उठ गिर रही थीं और अग्निवलय का नेता उसे देखकर कुछ क्षण मौन रहा, जैसे वो भी महसूस कर रहा हो कि उसके अतीत में कुछ सूक्ष्म बदल चुका है। पर क्या ये परिवर्तन पर्याप्त है? क्या अंतिम अंश अब किसी नई चेतना में जन्म लेगा, या समय स्वयं कोई अप्रत्याशित चाल चलेगा जिससे दोनों पक्षों को फिर एक असंभव परीक्षा का सामना करना पड़े? आकाश में फिर वही धुंधलापन उभरा। सूर्य कुछ क्षण के लिए दो भागों में विभाजित सा दिखा और आरव ने महसूस किया कि ये केवल शुरुआत थी, क्योंकि जब समय की परतें हिलती हैं तो केवल इतिहास नहीं बदलता, भाग्य भी नई कहानी लिखना शुरू कर देता है। आकाश में विभाजित दिख रहा सूर्य अचानक एक बिंदु में सिमट गया और उस बिंदु से निकलती रेखाएं समुद्र की सतह पर ऐसे फैलने लगीं जैसे किसी ने भाग्य का नया मानचित्र खींच दिया हो। और आरव ने महसूस किया कि ये केवल प्रकाश नहीं बल्कि समय की पुनर्रचना है। उसके भीतर समाये कवच खंड और कुंडल अंश एक साथ स्पंदित हुए, पर इस बार उनकी लय एक जैसी नहीं थी, जैसे दोनों किसी अदृश्य संकेत को अलग अलग तरह से समझ रहे हों। और यही असमानता उसके मन में एक सूक्ष्म बेचैनी जगा रही थी। दूर खड़ा अग्निवलय का नेता शांत दिख रहा था, पर उसकी आंखों में जो स्थिरता थी वो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी, मानो वो किसी ऐसे परिवर्तन को पहचान चुका हो जिसे अभी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। समुद्र की लहरें अब पीछे हटने लगीं, अस्वाभाविक रूप से दूर तक, और तट के नीचे छिपी चट्टानों के बीच एक प्राचीन वृत्ताकार चिन्ह उभर आया जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। और उस चिन्ह के केंद्र में एक गहरा काला दर्पण सा तल चमक रहा था। आरव ने जैसे ही उस दर्पण की ओर देखा, उसे अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया, एक स्त्री का चेहरा जिसकी आंखों में वही स्वर्णिम नीली आभा थी जो उसके भीतर की ऊर्जा में है। और उस चेहरे ने बिना होंठ हिलाए कहा, समय संतुलित नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। उसका हृदय एक क्षण को थम गया, क्योंकि ये वही स्वर था जो उसने कभी चौथी आकृति में महसूस किया था, पर यह रूप अलग था, अधिक मानवीय, अधिक समीप और फिर भी असीम रूप से रहस्यमय। दर्पण की सतह तरल हो उठी और उसमें दृश्य उभरने लगे। एक भविष्य जहां अग्निवलय और भी संगठित है, एक भविष्य जहां आरव अकेला खड़ा है, और एक तीसरा भविष्य जहां कवच और कुंडल का अंतिम अंश किसी तीसरे व्यक्ति में जागृत हो चुका है। तीसरा दृश्य सबसे अधिक अस्थिर करने वाला था, क्योंकि उस अज्ञात धारक का चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर उसकी ऊर्जा आरव और अग्निवलय दोनों से भिन्न थी, जैसे वो संतुलन और अराजकता दोनों से परे किसी नए सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता हो। अचानक अग्निवलय का नेता आगे बढ़ा और उसने भी उस दर्पण को छू लिया, और उसी क्षण काले तल में लाल और स्वर्णिम लहरें टकरा गईं, जिससे पूरा तट कांप उठा और आकाश में फिर से दरार सी उभर आई। नेता ने धीमे स्वर में कहा कि उसने भी अपने अतीत में परिवर्तन महसूस किया है, पर वो परिवर्तन उसके लक्ष्य को कमजोर नहीं बल्कि और स्पष्ट बना गया है, क्योंकि अब वो जानता है कि संतुलन का अर्थ स्थिरता नहीं बल्कि शक्ति का वितरण है, और यदि वितरण असमान है तो संघर्ष अनिवार्य है। आरव ने उत्तर दिया कि शक्ति का वितरण बाहरी नहीं, भीतरी संतुलन से तय होता है, पर उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर कवच खंड ने तीव्र कंपन किया, जैसे वो स्वयं इस कथन की परीक्षा ले रहा हो। दर्पण के भीतर की स्त्री आकृति फिर प्रकट हुई और बोली कि अंतिम अंश किसी स्थान या कालखंड में नहीं बल्कि एक निर्णय में छिपा है, ऐसा निर्णय जो अभी लिया जाना बाकी है, और वो निर्णय केवल तुम दोनों में से कोई एक नहीं बल्कि कोई तीसरा लेगा। समुद्र अचानक वापस लौटने लगा, प्रचंड वेग से, और चिन्ह के केंद्र का दर्पण गहराता चला गया, मानो वो किसी को अपने भीतर खींच लेना चाहता हो। और उसी क्षण तट पर खड़ी भीड़ में से एक किशोर आगे बढ़ा, वही जो अब तक दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं था बल्कि जिज्ञासा थी, और जैसे ही उसने दर्पण में देखा, काला तल शांत हो गया और उसके चारों ओर स्वर्णिम और लाल दोनों आभाएं एक साथ घूमने लगीं। आरव का हृदय धड़क उठा, क्योंकि उसने उस किशोर के भीतर वही मिश्रित तरंग महसूस की जो अभी तक केवल उसके और अग्निवलय के नेता में थी, पर यहाँ वो अधिक संतुलित थी, जैसे प्रकृति ने दोनों छोरों को मिलाकर एक नया केंद्र बना दिया हो। नेता ने तुरंत अपने साथियों को संकेत दिया, पर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दर्पण से प्रकाश की एक रेखा निकली और सीधे उस किशोर के वक्ष में समा गई, और उसी क्षण आकाश की दरार बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। न समुद्र गरजा, न हवा चली,
न अग्निवलय हिला। किशोर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और उसकी पुतलियों ने एक क्षण के लिए कवच का स्वर्णिम आकार और कुंडल का वलय दोनों प्रतिबिंबित हुए। फिर सब सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर आरव जानता था कि कुछ हुआ है, बहुत बड़ा, क्योंकि उसके भीतर के दोनों अंश अब शांत थे, जैसे उन्हें वो संकेत मिल चुका हो जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। और अग्निवलय का नेता भी पहली बार असमंजस में दिखा, क्योंकि ये परिणाम उसकी किसी योजना का हिस्सा नहीं था। दर्पण धीरे धीरे मिटने लगा, पर जाते जाते वो एक वाक्य छोड़ गया, पूर्णता किसी एक में नहीं, संतुलन के त्रिकोण में है। त्रिकोण, आरव, अग्निवलय और अब ये तीसरा। क्या अंतिम अंश उसी किशोर में जागृत हुआ, या वो केवल माध्यम बना है किसी और गहरे रहस्य के लिए? और यदि संतुलन अब तीन शक्तियों के बीच बटा है, तो क्या सहयोग संभव है या संघर्ष और जटिल हो जाएगा? किशोर ने समुद्र की ओर देखा, फिर आरव की ओर, और धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें दोनों को देखा है, अतीत में भी और भविष्य में भी। ये शब्द सुनकर समय जैसे फिर से कांप उठा, क्योंकि यदि वो अतीत और भविष्य दोनों देख सकता है, तो क्या वो अंतिम अंश का सच्चा धारक है, या समय ने स्वयं को एक जीवित रूप दे दिया है? आकाश अब शांत था, पर क्षितिज पर तीन अलग अलग प्रकाश रेखाएं उभर रही थीं, स्वर्णिम, लाल और एक तीसरी जो दोनों के बीच झिलमिला रही थी। और आरव समझ गया, अब युद्ध दो शक्तियों का नहीं रहा। अब परीक्षा ये है कि तीनों में से कौन संतुलन को समझेगा और कौन उसे अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब शक्ति तीन दिशाओं में बढ़ती है, तो कहानी सीधी नहीं रहती, वो त्रिकोण बन जाती है, और त्रिकोण का हर कोण दूसरे दो को बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आपने देखा कि कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अब शक्ति दो नहीं, तीन धारकों के बीच बट चुकी है, संतुलन का त्रिकोण बन चुका है, और समय स्वयं इस खेल का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या तीनों शक्तियां मिलकर संतुलन बनाएंगी, या एक भयंकर संघर्ष की शुरुआत होने वाली है? अगला भाग और भी ज्यादा रहस्यमयी, चौंकाने वाला और रोमांच से भरा होगा, जहां कई ऐसे खुलासे होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ। अगला भाग बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए रहस्य बनाए रखिए और मिलते हैं अगले अध्याय में।